हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस अनुसार हम एक मॉड्यूल को सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। पिछली वीडियो में हमने 21st क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। आज इस वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन 22, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग डैश एंड डैश कम्युनिटीज। स्टैंड अप इंडिया रिक्त स्थान और रिक्त स्थान समुदायों के बीच में उद्यमिता का समर्थन करता है। स्टैंड अप इंडिया एक प्रोग्राम है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित है, सपोर्टेड है। ठीक है, इसके अंतर्गत हर बैंक को ये निर्देश हैं कि वो एक महिला कैंडिडेट, एक एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जाति से आने वाले किसी व्यक्ति को या महिला को, और एक शेड्यूल ट्राइब से किसी व्यक्ति, किसी पुरुष या महिला को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देना ही देना है। उनको ये उनके ऊपर ये बाध्यता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि आप जाएंगे और आपको वो लोन मिल जाएगा। आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपको ये निश्चित और उनको आश्वस्त करना पड़ेगा बैंक वालों को कि आप जिस काम के लिए पैसा ले रहे हैं और बैंक आपको लोन दे रहा है, वो पैसा सब्सिडी को काटकर आप वापस भी करेंगे, अपने लिए भी रोजगार और स्वरोजगार और प्रॉफिट जनरेट करेंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। ये जो आपका उद्यम होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, उसके बाहर होना चाहिए। मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्ट होना चाहिए कोई। तो अगर आप ऐसे किसी व्यावसायिक आइडिया के साथ बैंक को अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ अप्रोच करते हैं तो आपको स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, लोन मिल सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस किस कैटेगरी में ये दिया जाता है। वो ऑप्शन ए सही है, महिला, एससी और एसटी कैंडिडेट को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो आपके लिए, औरों के लिए, पर्यावरण के लिए अच्छा हो और जो एक सस्टेनेबल हो, मतलब उसमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता हो, पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं मिलेगा। 1 करोड़ कितनी जीरो होती है इसमें? 23। हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स ऑफर्ड फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर। यानी कि कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजनाएं कितना बैंक ऋण प्रदान करती है? अभी आपको बताया था 10 लाख से 1 करोड़, ऑप्शन डी सही है। चलो भाई, पैसे का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अभी तैयारी नहीं है। बहुत जल्दी किसी नतीजे पे जंप नहीं करना है दोस्तों। कौशल को बढ़ाओ, धैर्य रखो और अपने कौशल को बढ़ाते रहो। सही तरीके से अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाओगे तो हर चीज़ संभव है। क्वेश्चन नंबर 24, MSME एनकरेजेस। MSME एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है, पहले वाले M से माइक्रो, फिर S जो लिखा हुआ है उससे स्मॉल, उसके बाद वाले M से मीडियम और आखिर में E से एंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। और ये प्रोत्साहित करती है किसको? एंटरप्रेन्योरशिप को। इस योजना के अंतर्गत ये जो स्कीम है, MSME स्कीम है, इसके अंतर्गत हम उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये गुण हो और उनके पास कोई आइडिया हो, एक ऐसा आइडिया जिससे प्रॉफिट जनरेट हो सके, हमारे देश की GDP बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट निकल सके, उसको बढ़ावा देने के लिए MSME एक स्कीम है। तो ये बढ़ावा देती है एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट को और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को। मतलब आपके रहन सहन का स्तर को ऊंचा उठने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़, बहुत सारे लाभ, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारा प्रमोशन आपके प्रोडक्ट का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किया जाता है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द गुड मेथड टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर फॉर सर्वे। सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है? हमें नीचे दिए हुए विकल्पों में से बताना है कि जब हम सर्वेक्षण करें या सर्वे करें, ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानने की कोशिश करें, तो उस सर्वे में हमें क्या करना चाहिए? पहला है, गो प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क। आप अपने सवालों को पहले ही सोच के जाएं कि मुझे क्या क्या सवाल पूछने हैं, और वो सवाल ऐसे होने चाहिए जिससे ग्राहकों की ज़रूरतों का पता चल सके, आपके सर्वे का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य पूरा हो सके। ऑप्शन ए सही लग रहा है। हाँ, देख लिया बेटा, नीचे ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन सारे आंसर्स तो चेक करने ही पड़ेंगे ना। ऑप्शन बी है, स्पीक टू एटलीस्ट 20 पीपल टू गेट रिलायबल डेटा। आपको कम से कम 20 व्यक्तियों से तो सर्वे करना ही पड़ेगा। सिर्फ 5 लोगों से पूछ के आ जाएं कि इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है, तो आपको लगता है कि वो सही सर्वे होगा? क्या पता 5 बंदे जो हैं एक ही पार्टी के सपोर्टर हों, या हो सकता है 5 बंदे अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप कहेंगे कोई भी नहीं जीत रही, सबके बराबर है। तो वो अंदाज़ा लगाने के लिए जो सर्वे किया जाता है कम से कम 20 में, तो आप कहें सर 20 से कैसे पता चल जाएगा? भाई वो एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए मैं अपने संस्थान में बच्चों से ये जानना चाह रहा हूँ कि उनको और क्या सुविधा चाहिए मेरे संस्थान में। 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें से अगर मैंने 20 से पूछ लिया अलग अलग ट्रेड के बच्चों से,
कुछ लड़कियों से पूछ लिया, कुछ लड़कों से पूछ लिया, और अलग अलग ट्रेड के छात्रों छात्राओं से पूछ लिया, तो एक सैंपल तैयार हो जाता है। 20-100 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। लेकिन अगर पूरे देश की जनसंख्या को करना है तो फिर ये सैंपल साइज बढ़ेगा। सैंपल साइज कहते हैं कितने ग्राहकों से या कितने व्यक्तियों से आपने बात की, उसको सैंपल साइज कहते हैं। तो 20 तो कम से कम होना ही चाहिए, उससे नीचे तो पूरी विश्वसनीयता नहीं आएगी उन आंकड़ों में जो आपने इकट्ठे करे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तीसरा ऑप्शन है स्पीक पोलाइटली एंड डीपली। आप बहुत गंभीरता से और विनम्रता से सर्वे करेंगे जब आप बात करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बता दिया था आपने, यस, होशियार हो गए हो, पहले ही बता देते हो। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26, विच इज़ द इंपॉर्टेंट स्केल टू इंप्रूव बिजनेस आइडिया। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, उसको और इंप्रूव करना है, उसको रिफाइन करना है, मतलब उसको शेप देनी है। बिजनेस आइडिया एकदम आते ही आप उसमें कूदना पड़े, उसके लिए सर्वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं वो या क्या नहीं कर रहे हैं। आइडिया आने के बाद शुरू करने से पहले बहुत सारे चरण होते हैं उसको पक्का करने के लिए। फिर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है और तब हम बैंक को अप्रोच करते हैं या उनको अप्रोच करते हैं जो पैसा लगा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो मैंने कहा था ना, एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क तो लेता है लेकिन सोच समझ के लेता है। तो सोच समझने का ही सवाल है ये कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन से सहायक होते हैं। कस्टमर, यस, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से बात करो और देखो जो आपका बिजनेस आइडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की किसी ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑप्शन ये सही लग रहा है। अरे सर देख लिया यार, तुम धैर्य रखो, एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे, धैर्य रखो, धैर्य। हाँ, थैंक यू। अगला ऑप्शन है कॉम्पिटिटर एंड टेक्नोलॉजी। कॉम्पिटिटर पे ध्यान रखो, कंपटीशन पे ध्यान रखो, वो क्या क्या अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, उनका उत्पाद में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या अभी भी कमियां रह गई हैं, अभी आपका ग्राहक और क्या नयापन चाह रहा होगा। तो कॉम्पिटिटर बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी, तकनीक, नई कौन सी तकनीक है, कहीं ऐसा ना हो हम किसी पुराने ज़माने की किसी तरीक़ों पर चल पड़े। आज के समय बहुत जल्दी युग बदल रहा है, बहुत जल्दी समय बदल रहा है, तो काम करने के तरीके और ग्राहकों की पसंद बहुत जल्दी बदल रही हैं, तो नई तकनीक पे ध्यान रखेंगे। ये सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। कहाँ से पैसा आएगा, जरूरी नहीं है हमारे पास अपना पैसा होगा, कहाँ से पैसा आएगा इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये पैसा हमें बैंक से लेना है, मार्केट से उठाना है उधार, रिश्तेदारों से उधार मांगना है, या अपना लगाना है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम में पार्टिसिपेट करना है। ये भी देखो कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अभी पन्नियों पे बैन लगा दिया, पॉलीथीन पे, और आप किसी बिजनेस आइडिया पे आगे बढ़ रहे हो जिसमें पॉलीथीन से बनना है वो सामान, तो आप सोच लो, पहले उसको रिफाइन करो, देखो कि हमें इस पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम पे ध्यान रखना है और कहाँ से फंड आएगा इस पे ध्यान रखना है। ऑल ऑफ द अबव अब सही हुआ ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द फुल फॉर्म ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये यहाँ, अच्छा ये तो आंसर ही नहीं है इसमें, तो इसका क्या आंसर हो सकता है भाई। देखो NIC की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन। बी आंसर तो बिल्कुल गलत है। हमने ऐसा कोई राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बना रखा जो करप्शन को बढ़ावा दे। एंटी करप्शन तो मैं फिर भी समझ लेता। नीड इंटरेस्ट एंड कंसर्न, यस करेक्ट, ये है वो आंसर जो हम ढूंढ रहे हैं। ऑप्शन सी सही है, नीड इंटरेस्ट और कंसर्न। अभी समझा रहा हूँ ये क्या है। न्यूज़, इंटरेस्ट और कम्युनिकेशन, ये भी कोई ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है जो मैंने आज तक पढ़ा हो। नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न ये क्या है, ये हमारे कस्टमर को पहचानने में ये टर्म हमें महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब क्या है पूरा समझें। नीड मतलब हमारे ग्राहकों की क्या क्या ज़रूरत है, इंटरेस्ट मतलब उनकी क्या क्या रुचियाँ हैं, रुचि क्या क्या रखते हैं हमारे ग्राहक, और उनकी कंसर्न मतलब उनके डर क्या क्या हैं, मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। ये है नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। ना नहीं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कोई जीन्स का शोरूम है। अब जीन्स नीड क्या है भाई, नीड ये है कि जीन्स जो है वो आजकल फैशन में भी है, सभी के पास होती है, तो ज़रूरत बन गई है नीड, खासतौर से युवा वर्ग की जीन्स एक ज़रूरत बन गई है। रुचि क्या है, लड़कियां हो सकता है पिंक कलर की जीन्स पहनना चाहें, ग्रीन कलर की जीन्स पहनना चाहें, लेकिन लड़के ब्लैक और ब्लू में बहुत सारे शेड हो सकते हैं, ब्लैक में बहुत सारे शेड हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वाइट। तो उनकी रुचियाँ कैसी हैं, मतलब किस रंग को वो पसंद कर रहे हैं। और कंसर्न क्या हो सकती है, कंसर्न हो सकती है प्राइस, भाई महंगी और सस्ता, ये एक कंसर्न हो सकता है हमारे ग्राहक का। और कपड़ा कैसा होना चाहिए, मेरी स्किन पे वो कलर मेरी स्किन को ख़राब ना कर दे, मतलब कोई लोकल कंपनी की जीन्स ले लूँ रंग छोड़ दे, या उसमें कोई ऐसा केमिकल हो जो मेरी स्किन को ख़राब कर दे। ये कंसर्न हो सकते हैं हमारे ग्राहक के। तो हम ऐसा प्रोडक्ट अपने शोरूम में रखेंगे कि उनकी नीड पूरी हो जाए, उनकी रुचि जो उनके इंटरेस्ट हैं उनके अनुसार पूरी रेंज हो मेरे पास, जिस कलर को वो ढूंढते हुए आ रहे हैं वो कलर मिलना चाहिए, और उनके जितने भी डर हैं या कंसर्न हैं उनको हम
अलग हटा दें, मतलब उनको आश्वस्त कर दें कि आप चिंता ना करो, ये रंग छूटेगा नहीं, अच्छा है ना। ऐसा ब्रांड हम अपना बनाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे एनआईसी का ये आंसर क्यों सही है। ये हमारे कस्टमर्स को ध्यान में रख के ये एक टर्म है एनआईसी, नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न, किसके, हमारे ग्राहकों के। 28th, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवीपी? यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं, एक मार्केटिंग की टर्म है और इसका दूसरा नाम भी है, उसको यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। और इसका मतलब क्या है, इसका आंसर पहले बता दूं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। इसका मतलब क्या है, यूनिक मतलब होता है अलग, कुछ अलग। वैल्यू मतलब होता है, एक तो होता है प्राइस, एक होता है वैल्यू। वैल्यू होती है कि जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं उतने का सामान हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, और प्राइस होता है सिर्फ जो हम खर्च कर रहे हैं उसको कहते हैं प्राइस। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन मतलब आपका जो उत्पाद है या आपकी जो सेवा है जो आप ग्राहकों को बेच रहे हो, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे उसी तरीके के उत्पाद और सेवा में नहीं है। समझ गए मेरी बात? उसको हम यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन कहते हैं। ये चीज़ ही, ये जो टर्म है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, यही आपके उत्पाद को ब्रांड बनाएगी और आपके कस्टमर को उस ब्रांड का लॉयल बनाएंगी। ठीक है, हर उत्पाद में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको बाकी कॉम्पिटिटर से अलग दिखाई दे रहा हो। आई होप आप समझ गए होंगे। आंसर बी सही है। क्वेश्चन 29, फीडबैक मीन्स, फीडबैक जो हमें जब हम सेवा या उत्पाद बेच देते हैं उसके बाद कस्टमर उसका उपयोग करके या हमारी सेवाओं को प्राप्त करने के बाद जब वो हमारे शोरूम में आएगा तो हमारे व्यवहार का जो फीडबैक हमें वापस मिलता है, कस्टमर कितना संतुष्ट है या असंतुष्ट है, उसको हम फीडबैक कहते हैं, उस रिएक्शन को। तो फीडबैक का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है हमसे, देख लेते हैं। तुम्हें अब ऑल ऑफ द अबव सबसे पहले दिखता है, ऑप्शन डी। अरे चलो लगा देते हैं ऑल ऑफ द अबव, लेकिन अब देख भी लेते हैं कि ये सही भी लगाया है नहीं लगाया। ऑप्शन ए है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक आता है कि जब हमारा ग्राहक हमें सुझाव देता है कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। फीडबैक से हमें ये सुझाव मिलते हैं, हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि हम और कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर अपनी कंप्लेंट बताएगा तो हमें भविष्य में वो कंप्लेंट नहीं आने देनी है। ऐसा कुछ करना है अपने प्रोसेस में, अपने प्रोडक्ट में या अपने व्यवहार में। दूसरा ऑप्शन है थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया। जो हमारा जो भी हम दे रहे हैं या अभी शुरू करना चाह रहे हैं, उससे हमने सर्वे करा, बातचीत करी, व्यावसायिक आइडिया, उसके बारे में हमारे संभावित ग्राहकों को या हमारे ग्राहकों को क्या पसंद आया, वो भी एक फीडबैक है। तो वो हमारा पक्का हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। फीडबैक से ये भी पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारे ग्राहकों को क्या पसंद आ रहा है हमसे। तीसरा ऑप्शन है थिंग्स पीपल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया। हमें नेगेटिव फीडबैक भी मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि इसमें उसको कैसे सुधारा जाए कि ताकि हमारे ग्राहकों की ये समस्या भी दूर हो जाए। आंसर सी भी सही है। अब हम तन के कह सकते हैं कि ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट गोल्स होते हैं, गोल्स मतलब लक्ष्य। लक्ष्य को हम ऐसे निर्धारित नहीं करते कि साहब मुझे एक दिन बहुत अमीर बनना है। भाई कैसे ये लक्ष्य तो हुआ लेकिन स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट जो है ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है। इसका फुल फॉर्म होता है एस से स्पेसिफिक, एस से होता है स्पेसिफिक, ऑप्शन ए सही है। पर ये सारे आंसर समझ लो, एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है अचीवेबल, आर से होता है रिवॉर्डिंग और टी से होता है टाइम बाउंड। इसका क्या मतलब हुआ साहब? स्पेसिफिक मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मुझे एक दिन दुनिया को दिखाना है, बहुत पैसा कमाना है, ये नहीं, क्या करके मुझे पैसे कमाने हैं। मतलब आप स्पेसिफिक रहें, मुझे गवर्नमेंट जॉब करके कमाना है, मुझे प्राइवेट जॉब में किसी अच्छी पोजीशन को लेकर और फिर बहुत बढ़िया अपनी इनकम प्राप्त करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो किस प्रोडक्ट में बनना है, क्या रास्ता है, क्या उद्देश्य, मतलब आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहें, उसको डिफाइन कर दो कि कैसे आप ये काम करने वाले हो, तो तब बनेगा आपका स्मार्ट गोल। दूसरा है मेजरेबल। लक्ष्य ऐसा निर्धारित करो जिसको नापा जा सके कि 5 साल में मुझे ये काम कर देना है, तो 1 साल बाद मैं कम से कम नाप सकूं कि 5 साल में अगर ये पूरा होना है तो 1 साल में 1/5वां हिस्सा हो गया इस काम का या नहीं हुआ, मैं अपनी रफ्तार में पीछे तो नहीं हो रहा हूँ। तो मेजरेबल होना चाहिए, वरना पता चला 5 साल निकल गए और अब तक हाथ में कुछ नहीं आया। मतलब उसको मेजर करने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं था कि हम सही दिशा में और सही दशा में हैं या नहीं हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सफ़र में। अगला ऑप्शन है अचीवेबल, अटेनेबल भी उसको कह सकते हैं, मतलब जिसको प्राप्त किया जा सकता हो। आप अगर अपना लक्ष्य ये बना के बैठे हैं कि मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, आप वहाँ के नागरिक नहीं हैं तो कैसे बन जाएंगे?
और पुतिन आपको बैठने देगा अपनी जगह पे, बड़ा खतरनाक है वो। सो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करो जिसको आप अचीव कर सको। इतने छोटे भी मत करो कि जिसको कोई भी अचीव कर ले, फिर उसको स्मार्ट नहीं कहेंगे। मुश्किल होने चाहिए लक्ष्य, लेकिन अचीवेबल होने चाहिए कि हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे। आर से होता है रिवॉर्डिंग या रियलिस्टिक। आप कहो मैं हाथों को फड़फड़ करूंगा और एक दिन उड़ना सीख ही जाऊंगा, रियलिस्टिक नहीं है ये ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आपको तरीके और देखने पड़ेंगे कि कैसे आपको उड़ना है। हो सकता है ग्लाइडर से आप उड़े, हो सकता है हवाई जहाज से उड़े, या कोई और मैकेनिकल कोई युक्ति लगाएं और पंख लगा के उड़ना शुरू करें, ठीक है। और आखिर में है टाइम बाउंड, मतलब वो किसी समय के अंदर होना चाहिए। एक दिन का क्या मतलब है, वो एक दिन कभी नहीं आता। हमें निश्चित करना पड़ता है इतने समय के अंदर मुझे ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। हमसे सवाल में एस का मतलब पूछा था, मैंने सबका बता दिया। एस का मतलब है स्मार्ट, और सबका इसलिए बताया क्योंकि आगे ये पूछे जाने वाले हैं। एम का मतलब है मेजरेबल 32, ए का मतलब है अचीवेबल, और आर का मतलब है रियलिस्टिक, या इसको रिवॉर्डिंग भी कहते हैं। रिवॉर्डिंग मतलब ऐसा काम करो जिसका कुछ लाभ मिल सके आपको। आईटीआई करो तो उसका लाभ लेने के लिए करो, खाली सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। रिवॉर्डिंग मतलब उसको हम उपयोग करके अपने लिए कुछ कमा सकें, पैसा, सम्मान। रियलिस्टिक भी होना चाहिए और रिवॉर्डिंग भी होना चाहिए। आप पूरी मेहनत करने के नाम पे आप अगर एक दीवार को धक्का मारने लगो कि साहब मेहनत बहुत करी लेकिन दीवार गिरी नहीं, तो मतलब अगर गिर भी गई तो आपको क्या लाभ हुआ उसका। सड़क पे जा रहे हैं साहब, पत्थर उठा के खंबे पे मारा, टन की आवाज़ आई, बड़ा मजा आया, क्या रिवॉर्ड क्या मिला, उसके क्या फ़ायदा हुआ। तो आपका गोल ऐसा निश्चित करो जिसका आप जीवन भर कोई लाभ ले सको, रिवॉर्ड ले सको, और वो रियलिस्टिक होना चाहिए। दोनों ही आंसर इसके सही हैं। रिटेल, रिसाइकिल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, टी इन स्मार्ट, मतलब स्मार्ट में टी का मतलब क्या है। टी का मतलब है टाइम बाउंड, जिसको टाइमली भी आप कह सकते हो। यस, मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमें उस लक्ष्य को अचीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th, द 4 P's ऑफ द गुड सेल पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ। ऑप्शन बी सही है। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट में करते हैं हम, जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं। ये मार्केटिंग वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये प्रॉमिस करते हैं, मतलब शुरुआत में जब ऐड शुरू होगा तो कुछ ऐसा आपको बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट जाग जाए कि अच्छा ये तो मुझे चाहिए, आपको अपनी वो ज़रूरत याद आ जाए। उसको कहते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस करना मतलब आपकी ज़रूरतों पे हम खरा उतरेंगे, वादा है हमारा। ओके। पिक्चर, फिर एक ऐसी पिक्चर दिखाएंगे आपको जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, इसका ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है सामने। उसके बाद होता है प्रूफ। प्रूफ मतलब वो आपको दिखाएंगे, पिच बाद में आता है। प्रूफ होता है कि वो आपको करके दिखा देंगे कि देखिए हमारे प्रोडक्ट ने आपकी इस ज़रूरत को ऐसे ठीक कर दिया। और आखिर में होता है पिच। पिच होता है कि बस आखिरी में वो फाइनल स्टेटमेंट होता है कि अब जेब में से पैसे निकालो और खरीद लो फटाफट, वरना नुकसान में रहोगे। अभी भी समझ नहीं है आपको कि प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ और पिच कैसे करते हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सोचो मैं किस एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ। एक महिला जाती है और एक आदमी से कहती है कि ये जो दाग होते हैं, मेरी साड़ी सफ़ेद रंग की पीली पड़ गई है धीरे धीरे। तो कहते हैं कि हमारे वर्षों के इस अनुसंधान से हमने ये ऐसा एक डिटर्जेंट पाउडर बनाया है जिससे जिद्दी से जिद्दी दाग आपके धुल जाते हैं। ये हुई पिक्चर। वो अपनी लैब में उसको घुमा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। फिर उसने उसकी वो पीली साड़ी एक वॉशिंग मशीन में डाल दी और अपने उस प्रोडक्ट को भी उसके साथ डाल दिया, जिसको हम वॉशिंग पाउडर कह रहे हैं। और उसके बाद उसने निकाल के दिखाया, बिल्कुल सफ़ेद, एकदम ऐसी सफ़ेद कि उससे सफ़ेद कुछ हो ही नहीं सकता, चमक और रही है। तो वो आपको एक प्रूफ दिया उन्होंने। और लास्ट में कहा पिच के तौर पे पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। इस एडवर्टीजमेंट ने एक नए प्रोडक्ट को, आज से कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब ये नया नया शुरू हुआ होगा, उस नए प्रोडक्ट को भारी भरकम ब्रांड के साथ कंपटीशन करने के लिए एक जगह दे दी। तो ये होता है प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ और पिच। जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट से या मार्केटिंग किसी स्ट्रेटेजी से अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों की नज़रों में एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो चौथा पी है वो प्रोडक्ट नहीं है, प्राइस नहीं है, पब्लिक नहीं है, वो प्रूफ है। हालांकि प्रोडक्ट, प्राइस और पीपल और प्रमोशन और पॉइंट ऑफ परचेज ये भी 5P मार्केटिंग के हैं वो, पर ये नहीं है। इन्होंने 4P पूछे थे, उन 4P में प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ और पिच ये हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कहीं सिर्फ आप इसको ही पूर्ण सत्य ना समझ लें। 5P भी हैं, 6P भी हैं। अलग अलग मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं। जब आप कंज्यूमर बिहेवियर या मार्केटिंग के बारे में समझोगे, पढ़ोगे, और आपको पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रीशियन या फिटर से टेक्नीशियन हैं तो आपको मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होना चाहिए। ग्राहक तो हो ना,
अरे ग्राहक तो रहोगे आप जिंदगी भर, तो ग्राहकों को भी पता होना चाहिए कि ये मार्केटिंग के लोग करते क्या हैं। 36, शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स एंड डज व्हाट इट सेज इज कॉल्ड डैश इन सेल्स पिच। ग्राहक को ये दिखाना कि आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है और जो कहता है वह करता है, बिक्री पिच में क्या कहलाता है, उसको प्रूफ कहते हैं। आपने प्रूफ दे दिया कि देखिए साहब आपकी साड़ी बिल्कुल हमने चमकदार कर दी, तो आपको विश्वास दिलवा दिया गया कि जो हम कह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट वो करके दिखा रहा है। भले ही उन्होंने वो झूठा करके दिखाया है लेकिन वो ऐसा एक प्रूफ आपको दे देते हैं। भले ही वो लैब जो है नकली है, लेकिन वो एक पिक्चर ऐसी क्रिएट कर देते हैं। भले ही वो वादा पूरा सत्य नहीं है, लेकिन वो एक वादा आपसे कर देते हैं। और आखिर में वो लाइन भले ही वो सच नहीं है कि पहले विश्वास करो और फिर इस्तेमाल करो, आप क्या कह सकते हो उनको कि लाओ दिखाओ जरा उधार अगर नहीं हमारा ठीक हो हम नहीं पैसे देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये बुरा मानने की बात नहीं है। बिजनेसमैन हमेशा बता के चलता है कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो धोखा नहीं दे रहा है। लेकिन ग्राहक को सजग रहना चाहिए और एंटरप्रेन्योर की भी ये जिम्मेदारी है कि ग्राहकों के हित की रक्षा करेगा और उनको कोई ऐसा सामान नहीं बेचेगा जिसमें उनका नुकसान हो जाए। इसको हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस एथिक्स पे ध्यान नहीं देगा तो उसका बिजनेस जल्दी ही नुकसान में चला जाएगा। इसका आंसर है प्रूफ, ऑप्शन डी सही है। प्रूफ वो होता है जब हम अपने प्रोडक्ट से वो दिखा देते हैं ग्राहक को करके कि जो हमने वादा करा ये देखिए ये है उसका सबूत। प्रूफ मतलब सबूत। क्वेश्चन नंबर 37, योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल एंश्योर द सेल इज कॉल्ड। आपका अंतिम विक्रय विवरण, वह जो बिक्री सुनिश्चित करेगा, उसे क्या कहा जाता है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है, उसको कहेंगे हम पिच। मतलब वो लास्ट का एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कस्टमर को बस ये कह देता है खरीद ले या देख ले इस वीडियो को, वरना तेरा तो नाश होने वाला है। जो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे वो सारे फेल हो जाएंगे, क्या वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। यस करेक्ट, ये ट्रू है, इसमें तो कुछ भी समझाने को नहीं है, ये फॉल्स तो नहीं है ना। मतलब हम सेल किसको कहते हैं, बिक्री किसको कहते हैं? जो हमने बेचा, और बेचा क्या, या तो कोई उत्पाद बेचा होगा या कोई सर्विस दी होगी, तो उससे जो हमें कलेक्शन हुआ उसी को हम बिक्री कहते हैं। जी कितने रुपए की बिक्री हुई, इतने रुपए की बिक्री हुई, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 39, द मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंसेस इज कॉल्ड। हमारे पैसों को ट्रैक करना मतलब पैसा कहाँ कहाँ किस किस मद में हमने खर्च किया है, उसको कहते हैं मैनेज करना या ट्रैक करना, उसका हिसाब रखना। हमारे पैसे के ट्रैक करने के तरीकों को जो हमारे वित्त के प्रबंधन करने में मदद करेंगे क्या कहलाते हैं? अकाउंटेंसी उसको नहीं कहते बच्चों। अकाउंटेंसी सिर्फ पैसों का ही प्रबंधन नहीं करता है, ट्रैक नहीं रखता है कि पैसे हमने कहाँ से खर्च किए और कहाँ से आए। सामान का भी रखता है, रॉ मटेरियल का भी रखता है। अकाउंटेंसी तो हर चीज़ की होती है, उसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर सिर्फ पैसों का जिक्र आया है सवाल में तो हम मनी मैनेजमेंट कहेंगे उसको। अगर पूरे ओवरऑल बिजनेस के सारे ऑपरेशंस की बात आती तब हम अकाउंटेंसी कहते, ठीक है। इनकम हम नहीं कहते, इनकम तो फिक्स होती है, उसका क्या प्रबंधन करेंगे? जो चीज़ फिक्स है उसका प्रबंधन नहीं किया जा सकता। हाँ, वो कहाँ कहाँ खर्च हुई है यही तो हमारा मनी मैनेजमेंट है। वो इनकम का कैसे कैसे ट्रैक रखना खर्च होने का, उसी को हम मनी मैनेजमेंट कहेंगे। तो इसका सही आंसर बी है, मनी मैनेजमेंट। सेविंग ऑफ मनी, ये भी मनी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है कि किस किस मद में पैसा खर्च करने के बाद कितना पैसा हमारे पास बच गया है। तो ये सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट पे की जाती हैं। ऑप्शन बी दिए हुए विकल्पों में सबसे सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मैनेजिंग मनी हेल्प्स अस डिटरमिन आवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यस, पैसों का प्रबंधन हमें लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है। हाँ, अगर हमने उसको लिखित रूप में या उसका कोई ट्रैक रखा होगा तो ही तो हम बता सकते हैं कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। हमने जितना पैसा लगाया था और जितना हमने कमाया तो लाभ हुआ या हानि हुई, ये तभी तो हो पाएगा जब हम हर चीज़ का हिसाब रखेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, कुछ भी कह लो आप, एक ही जैसी चीज़ें। ये ट्रू है। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी मज़ेदार जानकारियाँ मैंने देने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। फिर भी कोई सवाल ऐसा रह गया हो जो आपको परेशान कर रहा हो या कोई बात ऐसी जो आपको समझ में नहीं हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं उनके उत्तर देने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा। तब तक अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, स्वस्थ जरूर रहें और मस्ती भी जरूर करते रहना, लेकिन परीक्षाओं को मत भूल जाना मेरे बच्चों। निरंतर अपनी तैयारी में रहें
ऑल द बेस्ट।